लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने टॉपिक जो कवर करना है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावा टाइपस्क्रिप्ट है। उसका मतलब क्या है कि हमें अगर कुछ ऐसा कोड करना है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो पैरेलल चल सके, मतलब अभी तक हमने जितना कोड किया है वो एक सीक्वेंस में चलता है। मतलब एक पर्टिकुलर कोड चलता है, फिर उससे अगली लाइन चलती है, फिर अगली लाइन चलती है, और उसको हमने थोड़ा उस पर ऐसे कंट्रोल लगाए हैं, कोई ऐसे टूल उस पर यूज़ किए हैं जिसके अंदर उसके आर्डर को चेंज किया जा सकता है। जैसे लाइक फंक्शन में हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, फिर हमने इफ़ कंडीशन में कुछ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, फिर कुछ फंक्शन के केस में हमें कुछ लाइंस को ऊपर नीचे कॉल करके देखा। उस तरह की कुछ चीज़ें थी, लेकिन एट द एंड हमारा जो कंट्रोल है, जिस फ्लो में हमने उसको लिखा है वो उसी फ्लो में चल रहा होता है। सही है। जिस लाइक अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है यहाँ पे ABC, तो उसमें जो भी कुछ हमने सेव किया है उसके अलावा जो है हमने कोई वेरिएबल बना दिया, कोई कंडीशन लगाई है हमने, उसके नीचे जो है कोई लूप लगा दिया है, उस लूप उस कंडीशन के अंदर में भी कोई फंक्शन हम जो है वो कॉल कर रहे हैं ऐसे। तो कुछ भी ऑर्डर है, लेकिन इसमें अगर ये चीज़ देखी जाए कि इसकी सीक्वेंस क्या है, इस कोड के चलने का फ्लो क्या है, वो काफ़ी सिंपल है कि पहली लाइन चलती है, फिर अगली लाइन चलेगी, लेकिन उस कंट्रोल की डेफिनेशन के मुताबिक कि वो कंट्रोल क्या कह रहा है उसके मुताबिक उससे अगली लाइन, फिर उससे अगली लाइन। अगर कहीं पे फंक्शन आ रहा है वो ऊपर वाली लाइन जाके एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये एक सिक्वेंशियल वे में चलता है, यानी कि टॉप टू बॉटम। अगर कोई ऐसा कंट्रोल आ रहा है जो उसके कंट्रोल को ऊपर नीचे लेके जा रहा है, यानी कि उसकी सीक्वेंस को छेड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेट वो भी उस सीक्वेंस में चला जाता है। लेट्स सपोज हमने अगर शुरू में कोई फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया है प्रिंट सम, मे बी उसमें कोई कंसोल लॉग लगा है। सही है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ अगर यहाँ पे, तो अल्टीमेट हुआ क्या है कि जो लाइन नंबर 4 है वो लाइन नंबर 15 पे आके कॉल हो रही है। ऐसे ही है। तो लेकिन अगर हम देखें तो ये पहले इसको चला रहा है। अब चूंकि ये कंट्रोल ही ऐसा है कि जो लाइन को नहीं चलाने दे रहा है, लेकिन वो तो चलाने के लिए तैयार था, फिर वो अगली लाइन को चला रहा है, फिर वो उससे अगली लाइन को चला रहा है, और अल्टीमेट वो इस फंक्शन को आगे चला रहा है। तो इसमें फिर वो 3 4 को चलाएगा, फिर उसके बाद 16 17 18 उस लाइन में चलाने को चला जाएगा। लेकिन अल्टीमेट ये सारा कोड सिक्वेंशियल है। ऐसे ही है ना। ये सारा कोड एक सीक्वेंस में चल रहा है, चाहे कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जो उसके सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट क्योंकि हम लाइन नंबर 15 पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन है लाइन नंबर 4 पे जो भी लिखा है उसको चलाना है, और उसके बाद फिर लाइन नंबर 15 पे ही आ जाना है। यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना। फिर उसके बाद लाइन नंबर 16 चलेगी, 17 चलेगी, एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है कि ये सारा कोड सिक्रोनस कोड है। सिक्रोनस मतलब सीक्वेंस में चलने वाला कोड, एक सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस का क्या मतलब है कि लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है, लाइन नंबर 2 होती है, लाइन नंबर 3 होती है। नो डाउट लाइन नंबर 4 पे एक फंक्शन आ गया जो उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा, तो वो लाइन नंबर 15 पे जाके लाइन नंबर 4 को कॉल कर लेता है, और फिर लाइन नंबर 16 कॉल कर लेता है। लेकिन अल्टीमेट सीक्वेंस फॉलो हो रही। सीक्वेंस क्या है, कुछ कंट्रोल उसको गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीक्वेंस में ही चल रहा है। कभी किसी लाइन को कॉल कर रहा है, उससे अगली लाइन को कॉल कर रहा है, उससे अगली लाइन को कॉल कर रहा है, और उसमें अगर ऐसा कोई कोड लिखा है जो पिछली लाइन को कॉल करना चाह रहा है जस्ट लाइक फंक्शन, तो वो उसको फॉलो कर लेता है, और अल्टीमेट फिर दोबारा लाइन नंबर 15 पे आगे लाइन नंबर 16 को कॉल करता है। तो इसको टाइपस्क्रिप्ट की जुबान में सिंक्रोनस कोड बोलते हैं। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में चलने वाला कोड जो एक लाइन में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। सही है। तो इसको हम जो भी अभी तक हम कोड कर रहे हैं, इसको हम सिक्वेंशियल कोड, सीक्वेंस में चलने वाला कोड, या सिंक्रोनस कोड बोलेंगे। सही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये जो भी हमारा सीक्वेंस में कोड चल रहा है ना, इसको हमने चलने देना है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होंगे। लेकिन अब हमारा चैलेंज ये है कि हमारे पास कुछ ऐसा कोड आ जाता है जो सीक्वेंस में नहीं चलता, मतलब उसको हम सीक्वेंस में चलाना नहीं चाहते। उसकी रीजन मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या है। देखो, अभी तक जितना हमने कोड लिखा है उसके अंदर जो टाइम है ना,
उसके अंदर कोई डिलेइंग टैक्टिस नहीं है, मतलब उसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। मतलब फंक्शन है, वो फंक्शन क्रिएट कर देगा, इफ कंडीशन है वो चेक कर देगा एंड सो ऑन। तो इसमें जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितने भी ये कोड लिखा जा रहा है, ये सारा सिक्वेंशियल है। उसका मतलब क्या है कि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है और ये कोड कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा जिसकी वजह से अगला कोड डिले हो जाए। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये फंक्शन जो है ना, वो अगर ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूशन में 10 मिनट टाइम ले रही है, एग्जीक्यूशन टाइम इसका जो है वो 10 मिनट है, सही है, यानी कि ये 10 मिनट यही एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, अगर इफ कंडीशन 10 मिनट लेगी तो क्या होगा कि लाइन नंबर 12 जो है वो 11 मिनट के बाद चलेगी। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि कोड तो सीक्वेंस में चल रहा है। और अगर ये भी मैं आपको बोलूँ कि फंक्शन भी हमारा जो है वो 2 मिनट कंज्यूम कर रहा है, तो अब मुझे बताएं कि हमारा फॉर लूप 2 मिनट कंज्यूम कर रहा है, तो ये फंक्शन कितने मिनट के बाद, टॉप से कोड शुरू होगा, फंक्शन कितने मिनट के बाद चलेगा? 12 मिनट के बाद, इनके 13 मिनट्स में ये समवेयर ये चल रहा होगा, सही है। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि अगर हमारा जो भी सीक्वेंस का कोड है वो 13 मिनट के बाद, यानी कि कुछ लाइन ऑफ कोड, यानी कि 15 लाइन ऑफ कोड ही ओनली 13 मिनट के बाद हमारा जाके चलती है 15 नंबर लाइन ऑफ कोड, तो उससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिले आ जाएगा। ऐसे ही है। क्यों डिले आएगा? क्योंकि कुछ टूल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? वो डिले कर रहे हैं, वो डिलेइंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मेरा सारा कोड ही नहीं चल रहा, कोड रुक गया है। लाइक इसके अंदर अगर 100 लाइन ऑफ कोड है, तो लाइन नंबर 10 जो है वो 10 मिनट कंज्यूम कर रही है, तो होगा क्या कि लाइन नंबर 11 तब तक नहीं चलेगी जब तक लाइन नंबर 10 कैलकुलेट नहीं कर लेगी सारा कुछ, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी। जब उसकी एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा कि लाइन नंबर 11 चलेगी नहीं। जब वो चलेगी नहीं, वो 11 मिनट बाद चलेगी, तो होगा क्या, ओवरऑल हमें एक्सपीरियंस बड़ा बैड नजर आएगा। मतलब हम लॉगिन पेज बना रहे हैं और लॉगिन पेज में लेट्स सपोज 100 लाइन ऑफ कोड है, तो लाइन नंबर उसकी 10 या 20 लाइन ऑफ कोड जो है वो 10 मिनट लेने लग जाए या 2 मिनट लेने लग जाए, तो क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज कुछ एलिमेंट उसके प्रिंट हुए हैं, कुछ प्रिंट ही नहीं हुए, क्योंकि कुछ कोड जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, सही है। और जो उससे नीचे वाला कोड है वो जो टाइम कंज्यूम कर रहा है वो उसके डिपेंडेंट भी नहीं है। मतलब ये इफ कंडीशन अगर 10 मिनट ले रही है तो फॉर लूप को उससे मसला नहीं है, क्योंकि वो उसके डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट कैसे होती है कोई चीज कोई दूसरी चीज के डिपेंडेंट कैसे होती है कोडिंग के अंदर? अगर वो उस ब्लॉक के अंदर हो, सपोज अगर मैं ये फॉर लूप को उठा के इस ब्लॉक के अंदर लिख दूं, तो ये अब फॉर लूप किसके डिपेंडेंट है? इफ के। अगर इफ कंप्लीट होगी तो फिर फॉर लूप उसके अंदर चलेगा, क्योंकि फॉर लूप उसका चाइल्ड बन चुका है, उसके ब्लॉक के अंदर लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसको बाहर लिख रहा हूं, तो अब ये इफ कंडीशन के डिपेंडेंट नहीं है, ये इससे बाहर लिखा हुआ है। तो लेट्स सपोज अगर हमारा फॉर लूप इफ कंडीशन के डिपेंडेंट नहीं है और इफ कंडीशन को 10 मिनट लग रहे हैं, तो क्या फॉर लूप के कोड को चलने में भी 10 मिनट लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए। रीजन क्या है? मैं ये चाहता हूं कि जो कोड ज्यादा टाइम ले रहा है उसको हम किसी दूसरे तरीके से लहदा से टैकल करें। वो हमारे नीचे आने वाला कोड जो कि उन 10 मिनट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसकी उसकी वजह से रुक ना जाए। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास करंट कंट्रोल है ना, जो करंट हमारे पास सीक्वेंस है, जो करंट हमने टेक्नोलॉजी सीखी है, जो करंट हमने टूल सीखे हैं, उसमें कोई भी ऐसा टूल नहीं सीखा है जिसकी मदद से मैं ये बोल सकूं कि अगर ये वाला फ्लांग कंट्रोल ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप इससे नीचे वाले कोड को चलने दो। कब तक चलने दो? मतलब उसका उसका फ्लो ना रोको। मतलब अगर इफ कंडीशन 10 मिनट ले रही है और फॉर लूप इफ कंडीशन के डिपेंडेंट नहीं है, तो फॉर लूप को 10 मिनट का वेट नहीं करना। बात समझ आ रही है? अगर फॉर लूप 10 मिनट का वेट करेगा तो क्या होगा कि हमारा कोड सारे का सारा ब्लॉक है इफ कंडीशन की वजह से, सही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्रोल में हमने कोई ऐसी लॉजिक लिख दी है जो 10 मिनट कंज्यूम कर रही है।
तो मैं ये चाहता हूं कि जो बाकी के कंट्रोल जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, कुछ मिली सेकेंड ले रहे हैं, वो कोड चलते रहें। सही है। तो उससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो यूजर के लिए बहुत बेहतर नजर आए। ऐसे ही है ना। तो लेट्स सपोज लॉगिन पेज है, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो लगाई हैं। अब लाइन नंबर 10 उसमें आती हैं, वो 10 मिनट ले रही है। उसके बाद से हमने उसमें HTML लिखी है जो हमें UI नज़र आती है, कुछ स्टाइल हमने उसमें ऐड किया है। अब वो सारी चीज़ें हैंग हो गई हैं क्योंकि एक कंट्रोल ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि बाकी की चीज़ें तो प्रिंट ही नहीं हो रही हैं, चल ही नहीं रही। जब चल नहीं रही स्क्रीन पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही। तो 10 मिनट के लिए अगर ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगी तो कोई भी यूज़र आपकी एप्लीकेशन पे नहीं रोकेगा। सही है। अच्छा, अब चैलेंज ये है कि भाई ये 10 मिनट लेगा क्यों? मतलब ये जो इफ कंडीशन है, अभी तक तो हमने इफ कंडीशन में ऐसा कोई कोड लिखा ही नहीं जो कि 10 मिनट कंज्यूम कर रहा है। तो कोई ऐसा केस आ सकता है कि ये 10 मिनट कंज्यूम कर ले? अब ये हमें अंडरस्टैंड करना है, फिर हमारी जो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा केस वो है, वो आ सकता है। वो कैसे? लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास जो है ना वो 5 मिलियन स्टूडेंट का डाटा है। 5 मिलियन स्टूडेंट का डाटा है, वो किसी फाइल के अंदर सेव है। वो किसी फाइल के अंदर 5 मिलियन स्टूडेंट का डाटा सेव है। किसके अंदर? एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट में, सॉरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरेज। एक सॉरी एक अरे में नहीं है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा कोई डाटा है। वो हमारे पास एक लिस्ट के अंदर जो है वो सेव, एक फाइल के अंदर सेव। 5 मिलियन का डाटा है वो। अच्छा, अब वो फाइल लोड करने के लिए सिस्टमेटिकली टाइम लगेगा, लगेगा ना। कि मैं इसको कहता हूं कि यार इफ कंडीशन अगर फलां कंडीशन ट्रू होती है जिसके अंदर हमें स्टूडेंट का डाटा गेट करना है, तुम लोड करो स्टूडेंट डाटा फाइल को, तुम उस फाइल को लोड करो, लेके आओ। अब 5 मिलियन का डाटा वो लेने जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, लोड करेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्शन है। ये जो टाइम कंज्यूमिंग एक्शन हो रहा है, इससे क्या होगा कि जो मेरा लाइन नंबर 30 में फॉर लूप लगा है वो वेट कर रहा है। कब तक? जब तक कि स्टूडेंट लोड नहीं हो रहे। बात समझ रहे हो? अगर किसी का सिस्टम अच्छा है तो वो 2 मिनट में 5 मिलियन डाटा लोड कर देगा। किसी का अच्छा नहीं है वो 5 मिनट में करेगा। किसी का उससे भी बुरा है वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी ले जाएगा। तो इतने मिनट अब फॉर लूप भी वेट करेगा क्योंकि इफ जो है वो एक पर्टिकुलर काम करने में फंस गया है और वो काम करने में टाइम लग रहा है। बात समझ आ रही है आपको? वो टाइम जो है हमारी प्रोसेसिंग को रोक के बैठा है। सही है। तो एक केस तो ये हमने कर लिया जी, डाटा हमने किसी फाइल से लोड करना है, डाटा बहुत ज्यादा है, वो टाइम ले रहा है लोड होने में। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने, चूंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो हमारे पास नहीं होता। लेट्स सपोज कि हम बोलते हैं कि जो है डाटा हमारा किसी लेट्स सपोज ये मैं जो कोड कर रहा हूँ ये मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यार किसी दूसरे सिस्टम या लैपटॉप के अंदर कोई डाटा पड़ा है उसको लेके आना है। मतलब आपके पास कोई डाटा पड़ा है आपके सिस्टम में, मैं यहां पे कोड कर रहा हूं, मैं ऐसा कोड लिख दूं कि मैं आपके सिस्टम से वो डाटा गेट करना चाहता हूं। तो अब हुआ क्या है कि पहले फाइल लोड हो रही थी वो मेरे ही लैपटॉप से हो रही थी, तो टाइम कंज्यूम हो रहा था उसमें क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा था। अब केस बदल गया है, अब वो डाटा जो मैं गेट करना चाह रहा हूं वो मेरे लैपटॉप में नहीं है, वो किसी दूसरे पर्सन के लैपटॉप में है। अब क्या हो रहा है कि डाटा को लोड करना वो तो टाइम लगेगा, उसके साथ इंटरनेट भी इन्वॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप किसी दूसरे लैपटॉप से डाटा तब ले सकता है अगर वो दोनों लैपटॉप आपस में कनेक्टेड हैं, या तो वो वायर से कनेक्टेड हैं ताकि वो किसी दूसरे लैपटॉप से वायर्ड से डाटा ले रहे हैं। अगर वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब अगर वो डाटा सेम सिटी में भी नहीं है, किसी दूसरे सिटी में है या दूसरे कंट्री में है, तो हम वायर तो नहीं लगा सकते दोनों लैपटॉप के दौरान। तो दोनों लैपटॉप आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट। अब मैं ये बोलूंगा कि इंटरनेट के ऊपर फलां जो लैपटॉप है जो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसके फलां जगह पे ये फलां डाटा है, ये मुझे दे दो। अब जब वो आपको वो डाटा लेके आने की कोशिश करेगी इफ कंडीशन, तो उसमें मजीद टाइम लगेगा। क्यों?
डाटा को लेके इंटरनेट लग रहा है, इंटरनेट पे फिर वो डिपेंड करेगा स्पीड पे कि इंटरनेट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जल्दी डाटा लेके आएगा, जितनी कम होगी उतना कम लेके आएगा। फिर उसको लाके लोड करना है आपके लैपटॉप में, फिर आपके लैपटॉप की स्पीड भी मैटर कर रही है कि उसमें कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी चीज़ें हैं, तो ये भी चीज़ मैटर कर रही है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट से जब हमें डाटा को डाउनलोड करना है, किसी दूसरे लैपटॉप या इंटरनेट से डाटा को डाउनलोड करना है, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग एक्ट है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता, ये कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर, जैसे इंटरनेट की स्पीड है, मेरे लैपटॉप की स्पीड है, और भी, या जिस लैपटॉप से आप डाटा डाउनलोड कर रहे हो उस लैपटॉप की स्पीड है। देखो ना, वो लैपटॉप बहुत स्लो है, उसको लॉगिन करने में या उसको एक क्लिक करने में या उसका डाटा कॉपी करने में 10 मिनट लग रहे हैं, उसके अंदर रैम ही 1 GB है। अब मेरे अंदर मेरी रैम जितनी भी अच्छी हो, इंटरनेट जितना भी अच्छा हो, उस पर्सन का लैपटॉप ही ठीक नहीं है जिससे मैंने डाटा लेना है, तो फिर भी डाटा क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो मल्टीपल फैक्टर, मेरा लैपटॉप अच्छा है, जिस लैपटॉप से मैं डाटा ले रहा हूँ वो अच्छा है, और उसके साथ जो है वो जो डाटा मैं लोड करके लेके आ रहा हूँ वो मैंने रेंडर करना है, और लोडिंग के दौरान जो इंटरनेट से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसकी इंटरनेट की स्पीड, तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि कितने मिनट लगेंगे। अच्छा, सेकंड भी लग सकते हैं, मिनट भी, लेकिन 2 मिनट भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट से डाटा डाउनलोड होने का प्रोसेस मेरे बाकी के सारे कोड को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि इफ कंडीशन ज्यादा टाइम ले रही है, मिनट्स में टाइम ले रही है, तो वो मेरे नीचे वाले सारे कोड को रोक के बैठा है, चलने नहीं दे रहा है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें दो हैं, एक तरीका ये है कि जो डाटा लोड होना है उसी पे फॉर लूप चलना है, जो डाटा लोड होना है उस पर फॉर लूप चलना है, तो फिर तो फॉर लूप को रुकना चाहिए, अदरवाइज वो डाटा तो है ही नहीं, तो चलेगा तो काम खराब ही कोई कुछ करेगा ना, क्योंकि डाटा तो है ही नहीं मेरे पास। तो उस केस के अंदर फॉर लूप इफ का डिपेंडेंट होगा, समझ रहे हो? अच्छा, अगर ये इसका डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी दूसरे डाटा पे चल रहा है, तो फिर इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको फिर 10 मिनट डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट डिले फॉर लूप और बाकी के कोड को रोक के बैठा है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएशन है हमारे लिए। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, इंटरनेट का डाउनलोड हो गया, किसी फाइल को हमें सेटअप करना है, कोई हमें पीडीएफ फाइल को जनरेट करना है, कोई वर्ड फाइल को जनरेट करना है, ये कोई ऐसे काम है जो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग टैक्टिक्स हैं इनके अंदर, क्योंकि ये अभी कम टाइम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कितना टाइम लेंगे ये हमें नहीं पता है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सही है? अच्छा, अब ये चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास आता है एसिंक्रोनस कोड। क्या आता है? एसिंक्रोनस कोड। ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन है एसिंक्रोनस कोड, कि हमें इस कोड को एसिंक्रोनसली कॉल करना है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक्रोनस का मतलब है, मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में चलने वाला कोड। तो एसिंक्रोनस क्या होगा? उससे उल्ट, जो सीक्वेंस में ना चलने वाला कोड। मतलब क्या है कि वो ऐसा कोड है वो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इफ कंडीशन में लिखे हुए कोड को मैं अगर एसिंक्रोनस बना दूं, तो मतलब क्या है कि ये अब सीक्वेंस फॉलो नहीं होगी कि लाइन नंबर 15 ने कब चलना है, कि क्या इफ कंडीशन का कोड कंप्लीट होने के बाद चलना है, कब चलना है, दरमियान में चलना है, किस टाइम चलना है। तो वो सिंक्रोनस कोड डिसाइड करता है कि अगर सीक्वेंस हो, तो अगर हम एसिंक्रोनस कर दें तो वो फिर पैरेलल कोड हो जाता है। पैरेलल मतलब फिर इतना हिस्सा जिसको मैं एसिंक्रोनस कर रहा हूं वो पैरेलल चलेगा, फिर दो रास्ते हो जाएंगे, एक रास्ते पे सिंक्रोनस कोड चल रहा है और एक रास्ते पे एसिंक्रोनस कोड चलने लग जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जो सिंक्रोनस कोड, अगर मैं इसको एसिंक्रोनस बना रहा हूं इस इफ को, तो फिर ये फॉर लूप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो जब जैसे ही टाइप की कंपाइल करते हुए एसिंक्रोनस कोड देखेगी, वो उससे नीचे वाली लाइन का कोड चलाना शुरू कर देगी, और वो जो सिंक्रोनस कोड है उसको भी चलाएगी, लेकिन उसका एक अलहदा से थ्रेड बना देगी।
लैदा थ्रेड मतलब लैदा से वो प्रोसेस होगा, और उसका जितना भी टाइम लग रहा है, देखो ना, अगर एक प्रोसेस एक लाइन में एक कोड चल रहा है और एक लाइन में एक कोड चल रहा है, अब ये वाली जो सिक्रोनस वाली लाइन है वो चलती जाएगी, वो एंड लाइन तक पहुंच जाएगी। और ये जो ए सिक्रोनस वाली लाइन है, ये चाहे 10 मिनट भी ले रही है, ये 10 मिनट लेती रहेगी, जब इसका काम खत्म होगा ये भी अपन रुक जाएगी। अब जब ए सिक्रोनस हो गया ना, तो फिर अब इसके बाद अगर मैं इसको बोल देता हूं कि ये इफ कंडीशन ए सिक्रोनस है, तो मतलब क्या है कि जब ये अपना काम कंप्लीट कर ले कि इसके बाद कुछ नहीं चलना ए सिक्रोनस वाली लाइन में, समझ रहे हो? यानी कि दो मैंने रोड बना दिए ना, एक रोड सिक्रोनस का, एक ए सिक्रोनस का। जो जो कोड ए सिक्रोनस वाले रोड पे आ गया, अब उसने अपनी प्रोसेसिंग करके स्टॉप, उसके बाद कुछ नहीं है। देखो ना, सीक्वेंशियल के अंदर सीक्वेंस थी कि नेक्स्ट चलाना है, ए सिक्रोनस के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, रुक जाता है कोड। तो उसने बस इफ कंडीशन को चलाना है, जो दूसरा प्रोसेस है जो दूसरी जगह पे चल रहा है, उसने बस एक पर्टिकुलर इफ कंडीशन को चलाना है, और रेस्ट ऑफ कोड जो है वो सिक्रोनस कोड नहीं चलाना। अच्छा, अगर मैंने इसके बाद आके यहां पे एक और कोई फंक्शन बना दिया, और इस फंक्शन को भी मैंने क्या लिख दिया कि ये भी जो है वो ए सिक्रोनस है, ठीक है, ए सिक्रोनस कोड है, तो इसका मतलब है कि अब जो लाइन जो प्रोसेस मेरा सिक्रोनस वाला था वो चल रहा है, लेकिन ए सिक्रोनस वाली लाइन में अब दो कोड आ चुके हैं। ऐसे ही है, एक इफ वाला जिसको हमने ए सिक्रोनस बनाया था, अब एक फंक्शन भी उस लाइन में आ गया। अच्छा, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना अपना टाइम लेके खत्म हो जाना। अच्छा, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कोई अगला कोड भी चलाना। बात समझ रहे हो? इन्होंने अपना ए सिक्रोनस वाला कोड चलाना है बस, और जो कोड मेरा सीक्वेंस में चल रहा है वो मेरा सीक्वेंस में गो अहेड होता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो सिक्रोनस कोड या सिक्वेंशियल कोड के अंदर ही चलता रहेगा। सिक्वेंशियल कोड डिसाइड करता है कि ये वेरिएबल है, इससे आगे मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सिक्वेंशियल कोड डिसाइड करेगा मैंने उससे नेक्स्ट फॉर लूप को चलाना है। सिक्वेंशियल कोड डिसाइड करेगा मैंने कोई फंक्शन को प्रिंट करना है। उसके बाद अगर ए सिक्रोनस आ गया, वो उसके रास्ते से हट जाएगा, उसका अपना रास्ता है। उसके बाद फिर कोई सिक्रोनस कोड आएगा वो चलेगा, फिर कोई सिक्रोनस कोड आएगा वो चलेगा। अच्छा, जैसे ही ए सिक्रोनस कोड उसको नजर आएगा टॉप टू बॉटम, पहले सिक्रोनस कोड ही चलेगा, वो लाइन नंबर 1 को चलाएगा, फिर सिक्रोनस कोड लाइन नंबर 3 को चलाएगा, फिर जब सिक्रोनस कोड लाइन नंबर 7 पे आएगा, जब वो देखेगा ना यार ये ए इफ जो है ए सिक्रोनस है, तो वो क्या करेगा, इस इफ को अपने रास्ते से निकाल के उसका एक नया रास्ता बना देगा। अब वो जब उसने इस रास्ते से निकाल के नए पे डाल दिया, अब वो उस रास्ते पे चलना शुरू हो गया, और इधर से ये अपने रास्ते पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ए सिक्रोनस कोड कब चला, जब उसका टाइम आया। लेकिन अगर लेट्स सपोज ए सिक्रोनस भी एक फंक्शन है, ए सिक्रोनस भी एक फंक्शन है, और ये लाइन नंबर 21 पे लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने एक लॉग लगा दिया, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है वो, अच्छा मैंने वेरिएबल बना दिया, उसके बाद जो है मैंने इस फंक्शन डू समथिंग को प्रिंट किया। अच्छा, अब चूंकि ये फंक्शन है एक, तो क्या होगा कि अब लाइन नंबर 21 भी इसको वो अपने रास्ते से निकाल के सेपरेट ए सिक्रोनस वाले रास्ते पे डाल दिया उसने, लेकिन रन नहीं किया। क्यों रन नहीं किया? क्योंकि फंक्शन की अपनी डेफिनेशन है, वो क्या है, वो वेदर सिक्रोनस हो वेदर ए सिक्रोनस हो, उसने अपनी डेफिनेशन फॉलो करनी है। वो क्या है कि फंक्शन का कोड ऑटोमेटिकली नहीं चलता। कब चलता है? जब हम उसको चलाते हैं, तो फिर वो अपने रास्ते पे है, अब उसको चलाया नहीं है, चलाने की जिम्मेदारी है सिक्रोनस कोड की। वो कब चलाएगा? वो लाइन नंबर 25 को चलाएगा सिक्वेंशियल कोड, फिर लाइन नंबर 27 को चलाएगा, फिर जब लाइन नंबर 21 पे आएगा, वो कह देगा ए सिक्रोनस वाले रास्ते पे जो कोड रखा था मैंने उसको चला दो, वो उसको चला दे। बस समझ आ गई आप लोगों को? तो अब क्या होगा कि जो हमने
जब भी एसिंक्रोनस कोड नजर आएगा आपने ये समझना है कि वो हमारी एग्जीक्यूशन के फ्लो से सेपरेट हो गया, अब उसके चलने का फ्लो सेपरेट है। वो कितना टाइम ले रहा है, किसका नहीं ले रहा, ये सिक्वेंशियल कोड के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी नहीं होगी। जो सिक्वेंशियल कोड है वो अपनी सीक्वेंस में नेक्स्ट चलता रहे। ऐसा पॉसिबल है कि सिक्वेंशियल कोड लेट्स सपोज 100 लाइंस थी और एक ही सिक्रोनस कोड, पहला ही सिक्रोनस कोड जो है वो 10 मिनट ले रहा है, फिर दूसरा 5 मिनट ले रहा है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मेरे पास दो सिक्रोनस कोड हैं, दो ब्लॉक, एक ब्लॉक 10 मिनट लेगा, एक ब्लॉक 5 मिनट लेगा। अच्छा, 10 मिनट वाला पहले चल रहा है लाइन नंबर 7 में और 5 मिनट वाला लाइन नंबर 21 पे चल रहा है, सही है। तो और उसके बाद 29 के बाद जो है सिक्वेंशियल कोड में एक लॉग लगा हुआ है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो क्या होगा, सिक्वेंशियल कोड आया, अभी दो ब्लॉक थे, एक ने 10 मिनट लेना है और एक ने 5 मिनट लेना है, और सिक्वेंशियल कोड को तो मेरे ख्याल से मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे, वो कोड एग्जीक्यूट कर लेगा क्योंकि कुछ कंसोल ही लगे। अच्छा, उसने कुछ टाइम लिया, अब क्या होगा, जो सिक्वेंशियल कोड चला वो अपने रास्ते पे चल के खत्म हो गया। अब जो ए सिक्रोनस कोड चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो तो मिनट्स ले रहा है ना, इसने तो सेकंड्स लेने थे। अब ये सिक्वेंशियल कोड यानी कि फाइल एंड हो गई है, लेकिन ए सिक्रोनस कोड स्टिल चल रहा है, सही है। अब उसमें से जो पहले सिक्रोनस कोड चला था और जो बाद में चला था, पहले वाले ने 10 मिनट लेने थे, लास्ट वाले ने 5 लेने थे, अब जो बाद में चला वो पहले एंड होगा क्योंकि उसने कम टाइम लेना था, और उससे ऊपर जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, वो फिर जब 10 मिनट हो जाएंगे वो भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह फिर हमारा सारा कोड चल जाएगा। नहीं, फाइल टोटल एग्जीक्यूट हो जाएगी, टोटल 15 मिनट नहीं लगेंगे, टोटल 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि जो नीचे आने वाला है सिक्रोनस कोड है वो ऊपर वाले के डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों एट द सेम टाइम, उसका भी अब एक अपना रास्ता है, वो दोनों एट द सेम टाइम चल रहे हैं। 4 5 है वो इकट्ठे चल पड़ेंगे, तो अब जो जितनी जल्दी चलता जाएगा उतनी जल्दी बंद होता जाएगा, यानी कि हर ए सिक्रोनस कोड का अपना रास्ता होगा, तो वो जितना उसने कितना चलना है वो उसके टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो अब इस केस में अगर ये वाला कोड 5 मिनट ले रहा है और दूसरा 10 मिनट ले रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल 15 मिनट लगेंगे, तो टोटल 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि वो जो 5 मिनट है वो उस 10 मिनट के अंदर ही कवर हो रहे हैं, क्योंकि वो एक लैदा से प्रोसेस में चल रहा है। अब जिसको हम रोड या रास्ता या बोल रहे हैं उसको हम टेक्निकल जबान में प्रोसेस बोलेंगे, कि हर ए सिक्वेंस कोड का अपना एक प्रोसेस होगा, अपना प्रोसेस को एक सेपरेट थ्रेड में चलाएगा, जिसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं ना। थ्रेड मतलब कि अगर हमारे पास कुछ कोड है, हम अगर उसको लहदा लहदा प्रोसेस में डिवाइड कर दें, अगर एक ही बंदा एक चीज को सॉल्व कर रहा है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास जो है काफी ज्यादा जो है वो क्वांटिटी के अंदर कुछ बॉक्सेस पड़े हैं या कप्स पड़े हैं, मे बी 100 कप्स पड़े हैं। अब अगर मैं एक बंदे को लगा दूं भाई इसको सीक्वेंस जोड़ दो इसकी, वो एक बंदा क्या करेगा, एक एक कप को उठाएगा, उस पर नंबरिंग भी लगी है 1 2 3 4 सो ऑन 100 तक, तो 1 वाला नीचे लगाना है, फिर 2 वाला लगाना है, फिर 3 वाला, ऐसे ना कप को ऊपर ऊपर लेके जाना है। अब ये एक जॉब मैंने दे दी उसको, एक प्रोसेस मैंने उसको दे दिया, एक टास्क मैंने उसको दे दिया। अब वो पर्सन क्या करेगा, वो कप को जोड़ रहा है, अच्छा वो एक एक ढूंढ रहा है, जोड़ रहा है, एक एक ढूंढ रहा है, जोड़ रहा है, अब उसको डेफिनेटली एक टाइम लग रहा है इस काम को करने के लिए, क्योंकि वो एक अकेला बंदा है। अगर उस जैसे माइंडसेट का जो कि ये काम कर रहे हैं, जिसमें इतनी इंटेलिजेंस हो के नंबर को साथ जोड़ना है, अगर वो भी उसके साथ में मिल जाए, सही है, वो साथ में मिलके क्या करे कि वो 50 बॉक्सेस लहदा जोड़े, 50 से ऊपर वाले, और ये 1 से 50 तक बॉक्सेस को लेदर से जोड़े, और फिर एंड पे दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो टास्क क्या हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज एक बंदा 10 मिनट ले रहा था, तो अगर दो लग जाएंगे तो कितने मिनट लगेंगे, ऑलमोस्ट 5 मिनट, और थोड़े से सेकंड ज्यादा लग सकते हैं क्योंकि उसको उठा के उसने उसके ऊपर भी रखना है। अगर इसी को मैं 3 बंदों में डिवाइड कर दूं तो और टाइम कम हो जाएगा। तो बंदे मतलब इंटेलिजेंट, उनके अंदर इंटेलिजेंस हो ये कि ये काम कर सके, मतलब वो इस काम को करने के अहल हैं, लेकिन उनके अंदर सेम माइंडसेट है, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। अब यही सेम चीज प्रोसेस के अंदर, सॉरी, जो कंप्यूटर का जो दिमाग है, ब्रेन है, वो एक अगर बंदा हो, सिर्फ एक इंसान हो, तो वो काम को करने में ज्यादा टाइम लेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके माइंड को डिवाइड कर दिया, जिसको हम थ्रेड्स बोलते हैं।
वो सेम उसी तरह का माइंडसेट रखता है, उसी तरह की कैपेबिलिटी रखता है, उसी तरह की एग्जीक्यूशन कर सकता है। सही है, उसको जो भी टास्क देते हैं वो कर लेता है, इसी तरह जिस तरह उसका जो पेरेंट ब्रेन है वो कर लेता है। तो उसने पेरेंट ब्रेन को, कंप्यूटर के पेरेंट दिमाग को डिवाइड करके मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि काम पैरेलल हो। क्यों पैरेलल करना है, मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर पैरेलल नहीं करेंगे, इंसान की एग्जांपल लें, 100 बॉक्सेस को उसको जोड़ना है, उसको टाइम लग रहा है, या 100 कप्स को उसको सीक्वेंस देनी है, टाइम लग रहा है। दो लोग मिलकर करेंगे, जल्दी कर लेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी जो बेनिफिट है, इसको कंज्यूम किया कंप्यूटर के ब्रेन ने भी, और प्रोसेसेस को डिवाइड कर दिया। सही हो गया, समझ आ गया आपको? तो ये थ्रेड्स बन गए। तो इसी जो थ्रेड वाला सिस्टम है ना, ये चल रहा है ऐसे। तो सोचो कि जब एसिंक्रोनस कोड आएगा तो उसको एक नया बंदा, जब भी एसिंक्रोनस कोड आया, वो कप्स वाली एग्जांपल हो, तो उतने नए ह्यूमन इंटेलिजेंट जो कि वो काम कर सकते हैं, वो उसके साथ लाइन में लगते जा रहे हैं। एक एक जो मेन ब्रेन है, जो मेन बंदा था, वो सिक्वेंशियल कोड को चला रहा है, उसके साथ जो उसके सिबलिंग में बंदे आ रहे हैं, वो जो एसिंक्रोनस कोड है, हर बंदा एक एसिंक्रोनस कोड को, या हर बंदा एक एक प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है। तो जितने एसिंक्रोनस कोड, उतने इंसान साथ में मिल गए। क्यों? क्योंकि वो सारे इकट्ठा काम करने लग गए। सिक्वेंशियल कोड वाला जो इंसान था, वो तो एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके साथ जब भी कोई एसिंक्रोनस वाली प्रॉब्लम आती है, वो खुद सॉल्व नहीं करता, वो कहता है यार मुझे एक और मेरा असिस्टेंट दे दो, ये मैं काम उसको दे देता हूं, वो ये काम करे। सही है, वो अपना असिस्टेंट काम करने लग जाता है। फिर कोई एसिंक्रोनस कोड आया, फिर उसने किसी असिस्टेंट को दे दिया, फिर कोई एसिंक्रोनस कोड आया, फिर उसने कोई अपने असिस्टेंट को दे दिया। बात समझ आ रही है ना आपको? तो ये फंडा है सारा, कि इस तरह से वो एग्जीक्यूशन का जो है फ्लो बहुत चल रहा है। सही हो गया? सिंक्रोनस कोड और एसिंक्रोनस कोड में समझ आ गई आपको? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो ये कह रहे हैं कि ये एसिंक्रोनस कोड लगा है, इसके रिस्पॉन्स में मैंने यहां पे कोई रिजल्ट लिया, ऐसे कह रहे हैं ना आप? अच्छा, इस रिजल्ट को हमने इस कंसोल के अंदर डाल दिया, ऐसे ही है। अच्छा, अब लॉजिकली देखें, वेट करना है फंक्शन ने, मतलब जो लैदा बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो लैदा प्रोसेस सॉल्व कर रहा है, वो फंक्शन को सॉल्व कर रहा है। अच्छा जी, ये जो रिजल्ट है, इस पे ऊपर कोई वेट, मतलब ये किसी चीज का टाइम नहीं, ये वेट नहीं कर रहा, तो यहां पे अनडिफाइन आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो, फंक्शन ने जवाब देना है 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, आपने वैल्यू ले ली। अब ये तो सिक्वेंशियल कोड है ना, इसके ऊपर तो हमने कोई वेट नहीं लगाया ना, इस पे ये तो कोई एसिंक्रोनस कोड नहीं, एसिंक्रोनस कोड फंक्शन है। बात समझ रहे हो? तो ये रिजल्ट एक एसिंक्रोनस फंक्शन है नहीं है। सॉरी, इसको हमें यहां नहीं, इसके नीचे लगाना चाहिए ना, जहां फंक्शन को कॉल करें, यानी कि डू समथिंग के आगे, ऐसे होगा ना। अच्छा, अब जो लाइन नंबर 29 है, ये सारी जो है वो एसिंक्रोनस नहीं है, आधी एसिंक्रोनस है। जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनस है, जो रिजल्ट है वो सिंक्रोनस है। ऐसा केस है तो रिजल्ट में अनडिफाइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि फंक्शन वेट नहीं कर रहा। अगर मैं ये कह दूं इस रिजल्ट को अवेट, तुमने वेट करना है, अवेट मतलब तुम ए मीन एसिंक्रोनस का वेट करो, अवेट, इसलिए इसको वेट बोलते हैं। एसिंक्रोनस जो कोड है उसका वेट करो। अब एसिंक्रोनस कोड कौन सा है? डू समथिंग। अब मैंने रिजल्ट को यह बोल दिया कि एसिंक्रोनस का वेट करो, अब ये नहीं चलेगा। अब ये VAR रिजल्ट भी क्या बन चुका है? एसिंक्रोनस। क्योंकि ये भी अब ये, अच्छा, ये बजाते खुद कोई एक्शन नहीं है, ये बजाते खुद कोई प्रोसेस नहीं है, इसने सिर्फ वेट करना है। देखो, एसिंक्रोनस कोड ये है जो हमने फंक्शन में लिखा। अब जो रिजल्ट है, ये जो वेरिएबल है, ये एसिंक्रोनस प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ वेट कर रहा है। वेट किस बात का कर रहा है? जब एसिंक्रोनस कोड चल के जो आंसर देगा उसको मैं फर्दर यूज कर सकूं।
तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसा एसिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं जो कि टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद मैं उसको वेट करा सकता हूं कि तुमने वेट करना है कुछ कोड को, कि तब तक नहीं चलना जब तक कि एसिंक्रोनस आंसर नहीं देता। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है कि नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, ये ऐसे ही है कि ये जो कोड मैंने यहां पे लिख दिया है ना, मैं इसकी एग्जांपल आपको वही कप वाली से समझाता हूं। हमने तीन बंदों को बोला कि कप आपने रखने हैं, सही है, या दो बंदों को, चल दो की एग्जांपल ले लेते हैं। तो 50 एक ने रखने थे और 50 एक ने रखने थे। अच्छा, ये दोनों ना 50 रखने वाला भी एक फंक्शन था और दूसरा भी एक फंक्शन है, यानी कि दो एसिंक्रोनस फंक्शन है, और एक इनका पेरेंट है पर्सन जो सिक्वेंशियल कोड को चला रहा है, सही है। यानी कि पेरेंट जो था ना, पेरेंट पर्सन, उसने ऑर्डर किया किनको, पर्सन ए को, कि तुमने पहले 50 कप जो है वो ऑर्डर करने हैं। और जो पेरेंट पर्सन था उसने किसी पर्सन बी को रिक्वेस्ट की, ऑर्डर किया कि तुमने अगले 51 से ऑर्डर करने हैं। देखो, पेरेंट का होना जरूरी है, ऑनर का होना जरूरी है, जिसने ये टास्क असाइन करना है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कौन बताएगा कि तुमने पहले 50 करने हैं, तुमने बाद में 50 करने हैं। तो जो जो सिक्वेंशियल कोड चल रहा है ये पेरेंट है, तो पेरेंट ने बताना है पर्सन ए और पर्सन बी को, दोनों को, कि भाई तुमने 50 करने हैं, तुमने ये करने हैं, सही है। अच्छा, अब जब वो बता रहा है ना, अब उसने पहले पर्सन को बताया कि तुमने 50 करने हैं, अगले को भी उसने बताया कि तुमने 50 करने हैं। अब अच्छा, अब वो, अगर मैं उस पेरेंट को, जो वो पेरेंट है, अगर उसने अपने साथ वेट लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जब ये दोनों का जवाब आ जाएगा उतनी देर मैं पेरेंट, एज अ पेरेंट वेट करूंगा। इसका मतलब है कि सिक्वेंशियल कोड वेट करेगा। ये वही प्रॉब्लम आ गई है जब हम इफ कंडीशन में डाटा को लोड करने के लिए 10 मिनट का वेट कर रहे थे। अच्छा, वहां हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हम बाय फोर्स हमें करवाया जा रहा था। यहां हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मर्जी और बाय फोर्स में फर्क है। यानी कि पेरेंट डिसाइड कर सकता है कि उसको अपने दो असिस्टेंट पे जो टास्क साइन किए हैं उनका इंतजार करना है या कि नहीं करना। अगर उनका इंतजार करना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं करेगा। अगर उन दोनों का इंतजार करना इंपॉर्टेंट है तो पेरेंट इंतजार करेगा, यानी कि सिक्वेंशियल कोड इंतजार करेगा। अगर ये केस होगा तो अगर दोनों उसके पर्सन 5 मिनट ले रहे हैं और फिर पेरेंट को भी एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, अगर हम वेट लगा देते हैं। अगर हम वेट नहीं लगाते, पेरेंट ने कहा कि यार ये दो काम कर देना, अब मुझे सिरदर्दी नहीं है, होते हैं नहीं होते अल्लाह जाने, तो अब वो अगर इस तरह का एटीट्यूड रखता है फिर वो चलता जाएगा और अपना काम खत्म करके सो जाएगा। जब वो अपना काम करके सो जाएगा, अब उसके ऊपर, उसके कंधों पे जिम्मेदारी नहीं है कि पर्सन ए पर्सन बी सही ऑर्डर करते हैं नहीं करते, आंसर सही आता है नहीं आता, वो कप सही ऑर्डर हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये जिम्मेदारी पेरेंट ने, यानी कि सिक्वेंशियल पर्सन ने उसने लेने की जरूरत ही नहीं। अगर वो वेट लगाता, अगर वो कहता कि मैं इंतजार करूंगा उसके जवाब का और फिर चलने के लिए कोशिश करूंगा, तो फिर इसका मतलब क्या था, फिर इसका मतलब था कि वो बंदा प्रिपेयर्ड है कि वो इस चीज, और फिर उसको इस चीज से भी फील है कि अगर उसने गलत किया तो उसको वो दोबारा भी कह सकता है सही करो। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इसको थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल में समझ लें। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा रेज किया है। हमने लॉगिन पेज बना लिया, यूजर ने अपना दिया नेम और पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब लॉगिन बटन के पीछे एक फंक्शन चल रहा है जो कि एसिंक्रोनस है। क्यों एसिंक्रोनस बनाना है? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये लॉगिन का जो सिस्टम है, ये इंटरनेट से बात करता है। जब ये इंटरनेट से बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंटरनेट तो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें तो टाइम लग सकता है, इसलिए लॉगिन के पीछे जो फंक्शन लगाया गया उसको क्या बनाना पड़ेगा? एसिंक्रोनस, ताकि हमारा जो बाकी कोड है वो प्रॉब्लम ना करे, वो चलता रहे, वो कंप्लीट कर ले अपनी एग्जीक्यूशन को, सही है। अच्छा, वो उसने वेट कर दिया, वो एसिंक्रोनस हो गया। अब जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया
अब वो एसिंक्रोनस कोड चला, सही है। अब अगर मेरा जो पेरेंट है वो वेट नहीं कर रहा इस बात का कि लॉगिन क्या जवाब देगा, तो क्या होगा फिर? लॉगिन सिस्टम में एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो पेरेंट प्रोसेस है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यूजर लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी सिरदर्दी नहीं, वो अपनी एग्जीक्यूशन फ्लो खत्म करके सो गया। अगर उसने वेट लगा लिया, वो कहता है कि मैं वेट करूंगा, कब तक? जब तक इस पर्टिकुलर एसिंक्रोनस कोड का आंसर नहीं आ जाता। अब वो सिरदर्दी लेके बैठा है, फिर वो चेक करेगा कि वेदर यूजर सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है। अगर यूजर सक्सेस हुआ है तो ये काम करो, अगर यूजर फेल हुआ है तो ये काम करो। लेकिन सम टाइम हम एसिंक्रोनस, सम टाइम हम सिरदर्दी नहीं लेते, मतलब सम टाइम हम वेट नहीं करते। कैसे? मैं लॉगिन काम कर रहा हूं, अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो मैंने यूजर को ईमेल भी करनी है और यूजर को मैसेज भी करनी है कि तुम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो। लेट्स सपोज ईमेल करने में 1 मिनट ले रहा है और मैसेज करने में भी 1 मिनट लग रहा है, तो टोटल कितने मिनट लग रहे हैं? 2 मिनट। चलो क्योंकि वो पैरेलल चलेंगे तो 1 मिनट हम कंसिडर करते हैं, सही है। अब अगर दोनों को 1 मिनट लग रहा है चलने में, अब अगर मैं वहां पे वेट लगाऊंगा तो मतलब क्या है कि जब तक मैसेज सेंड नहीं हो जाता 1 मिनट तक, तो अगले वाला फ्लो ना चलाओ। अच्छा, अब ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूजर, देखो ना, यूजर लॉगिन हो गया, उसको ईमेल अगर किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कभी 100 में से 1 दफा नहीं गई तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर एसिंक्रोनस कोड चल के अपनी ईमेल सेंड कर रहा है और मैं उसका वेट नहीं कर रहा, तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं अपना 1 मिनट बचा रहा हूं। ऐसे ही है ना कि मैं उसका वेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर उसका वेट करने बैठूंगा तो मेरा 1 मिनट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा मेरी प्रोसेसिंग में। तो अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं चाहता हूं कि यार कभी एरर आने की सूरत में, देखो ना, वेट क्यों करना है? वेट इसलिए करना है कि अगर मैसेज सेंड ना हो सका तो उसके अगेंस्ट पे मैंने उसको दोबारा मैसेज सेंड करने की रिक्वेस्ट करनी है। लेकिन अगर मैं ये समझता हूं कि मेरी एप्लीकेशन में सिर्फ ईमेल के ऊपर ये बताने के लिए कि ईमेल सक्सेसफुली लॉगिन हो गई, अगर कभी 100-200 में से या मिलियन में से 1 दफा ईमेल नहीं भी गई तो नहीं गई, तो व्हाटएवर, नहीं गई तो खैर है। अगर मेरा ये एटीट्यूड है तो फिर मैं उसको वेट नहीं लगाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि यार मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर को ईमेल जाए, तो फिर मैं वहां पे क्या करूंगा? वेट लगाऊंगा। अब ये ऐसा ही है जैसे आप HBL में या किसी भी बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते तो आपको पता है उसका मैसेज आता है, क्योंकि ये पेमेंट का मसला है तो यहां पे सिक्योरिटी रिस्क होता है, तो यहां पे वो बताते हैं कि वो मैसेज करते हैं कि आपने इस अपने अकाउंट में इतने बजे ये लॉगिन किया है। अच्छा, सम टाइम आपको मैसेज नहीं आ रहा होता, लेकिन आप क्या ऐप में लॉगिन ही नहीं करते? अगर वहां पे आप वेट लगाओ और वो इस बात का वेट कर रहा होगा मैसेज सेंड होगा सक्सेसफुली, ईमेल सेंड होगी सक्सेसफुली, फिर ऐप में लॉगिन करना है। फिर ऐप में लॉगिन करना मतलब अगला कोड चलाना है। अगर वो वहां पे वेट लगा के बैठ जाए तो क्या होगा? एप्लीकेशन वहीं रुकी रहेगी, मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा, वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो वेट करके बैठा है कि जब तक मैसेज सेंड नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। बात समझ रहे हो आप लोग? तो उस केस के अंदर हम वेट नहीं लगाएंगे। उस केस में कहेंगे कि ये भाई एसिंक्रोनस कोड है, चलते रहो। चल जाओगे, मैसेज सेंड हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही, हम यूजर को लॉगिन कर देंगे, हम अगला काम करेंगे, हम इस बात का वेट नहीं करेंगे। तो ये दोनों सिनेरियो हैं। लेकिन समटाइम इंपॉर्टेंट भी होता है, जस्ट लाइक हमने ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहे हैं, शू स्टोर बना रहे हैं या क्लाउड स्टोर बना रहे हैं, उस पर यूजर आया, उसने ऐड टू कार्ट किया, कुछ एलिमेंट परचेज करने थे, उसने ऐड टू कार्ट किया, अब वो चेकआउट कर रहा है, उसने हमें अपनी पेमेंट की डिटेल दी, अब चेकआउट पे क्लिक कर दिया। अब जब चेकआउट पे क्लिक किया तो सबसे पहले जो उसने कार्ड दिया उसमें से मुझे पेमेंट निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डालनी है। भाई फिर ही तो ऑर्डर भेजेंगे, अगर पैसे ही नहीं लेंगे तो फिर तो डिफॉल्ट कर जाएंगे ना, मसला हो जाएगा। तो पैसे लेने हैं उससे, तो अगर पेमेंट लेनी है उससे तो इसका मतलब पेमेंट उसके कार्ड से कट करके अपने कार्ड में डालनी भी है। समझ आ रही है ना आपको? ये काम भी करना पड़ेगा। जब ये काम करना है तो अब इसमें जो पेमेंट डालनी है, पेमेंट कट करके डालने में भी टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब इस कोड को क्या बनाना पड़ेगा? एसिंक्रोनस।
जहां पे भी टाइम कंज्यूमिंग बात आ गई तो फंक्शन बन गया एसिंक्रोनस। अब इस एसिंक्रोनस कोड का सिक्वेंशियल कोड भी अवेट करेगा, क्योंकि उसने पहला काम यह करना था पेमेंट काटनी है, दूसरा काम यह करना था एडमन को बताना था कि ये वाला एड्रेस टीसीएस के थ्रू डिस्पैच कर दो, क्योंकि ये वाला ऑर्डर हमें आ गया। अब समझो कि अगर उसने पेमेंट पे वेट नहीं लगाया और कोड अगला चल गया और अगला कोड ये कह रहा है एडमन को कि ऑर्डर भेज दो और पेमेंट में आ गया एरर, तो क्या होगा? वो तो एडमन नुकसान हो जाएगा, एडमन उसको ऑर्डर भेज देगा, वो बंदा पेमेंट तो हुई नहीं उसकी। तो यहां पे वेट लगाना, यहां पे हम सिक्वेंशियल कोड को रोकना जरूरी है। क्यों रोकना है? क्योंकि पेमेंट नहीं हुई, अगर 100 में से या मिलियन में से एक दफा भी पेमेंट नहीं हुई तो प्रॉब्लम। तो यहां पे हम ये एटीट्यूड नहीं रख सकते कि भाई हमने टाइम बचाना है, हमने यूजर को जल्दी जल्दी बताना है भाई ऑर्डर हो गया, और 1 मिनट बचा लें जो पेमेंट कट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो वो नहीं बचाना हमें, यहां भी हमें वेट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये भाई बहुत रिस्की काम है ना, ये मिलियन में एक दफा भी हम नहीं चाहते हैं कि ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर डिलीवर हो जाए और पेमेंट कटे ना। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ काम ऐसे होंगे कि जहां पे हमें वेट करना है, यानी कि सिक्वेंशियल कोड को वेट करना है। तो इससे क्या हो रहा है, जब मैं यहां पे वेट कर रहा हूं ये कंसोल, यानी कि सिक्वेंशियल कोड भी हेल्ड हो गए। कब तक? जब तक कि एसिंक्रोनस आंसर नहीं कर रहा। समझ आ गई आपको? अच्छा, नॉर्मली हम पूरे ग्लोबल लेवल वाले सिक्वेंशियल कोड को ब्लॉक नहीं करते, हम क्या करते हैं जिसमें हम एसिंक्रोनस कोड रख रहे हैं हम उसके ऊपर भी एक फंक्शन बना देते हैं। अब ये उस फ्लो से निकल गया ना, क्योंकि फंक्शन तो तब चलेगा जब हम उसको चलाएंगे। तो फंक्शन को हम चलाएंगे एक ऐसे टाइम पे जिसमें सिक्वेंशियल कोड को प्रॉब्लम ना हो। तो यानी कि उसके भी टैक्टिक्स हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये नहीं पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि कंफ्यूजन है कि अभी के लिए समझे कि हमने सिक्वेंशियल कोड रोक दिया। अब जो मैंने एग्जांपल दी है उससे आइडिया क्लियर हो गया कि एसिंक्रोनस क्यों जरूरी है और उसके एप्लीकेशन क्या है और कहां पे हमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब अक्सर आपने देखा होगा जो ऑर्डर करने वाला लोडर है वो समटाइम ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू लॉग इन करने वाला लोडर। क्यों बोला? लॉग इन में इतने ज्यादा वेट नहीं होते जितने ज्यादा वेट चेकआउट प्रोसेस में होते हैं। क्योंकि अगर लेट्स सपोज हम पेमेंट काट ली और एक ऐसा वेट भी होगा जिसमें हमने डाटा को सेव करना है अपने पास ताकि किस उसकी कंटेंट चीजें, और फिर एक ऐसा वेट है जिसको एडमिन को बताना है, ईमेल करनी है, फिर अगला ऐसा। अब उसमें अगर डाटा ही सेव नहीं हुआ, हमने एडमिन को बता दिया ऑर्डर आ गया है, वो ऑर्डर देखने जाएगा ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, डाटा ही नहीं मिलेगा। तो उस चीज में हमें वेट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। वेट मतलब एसिंक्रोनस कोड का वेट करो, उसको अवेट बोल रहे हैं। और ए सिंक मतलब एसिंक्रोनस कोड। सही है? सबको क्लियर हो गया ये? अच्छा, अभी तक हमने ये जो कोड लिखा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने की खातिर लिखा है, ये कोई सिंटैक्स नहीं है। तो इसको हम सबको अब खत्म कर दें, क्योंकि ये हमने पढ़ने के लिए किया है कि ऐसा हमें चाहिए कुछ करना। अच्छा, अब हम थोड़ा प्ले करेंगे इसी काम को लेके ना, सक्रेनस और एसिंक्रोनस एंड सो ऑन। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैं कंसोल लगा लेता हूं यहां पे, बिफोर एसिंक कोड, आफ्टर एसिंक कोड। सही है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, सब लोग देखिएगा, मैं एक फंक्शन लगाने लगा हूं, ये बिल्ट इन फंक्शन है टाइपस्क्रिप्ट का, सेट टाइम आउट। मैं आपको इसका सिंटैक्स भी समझा देता हूं। फंक्शन हमने लिख दिया और उसमें मैं कहता हूं कि डू समथिंग। सही है? प्रिंट डू समथिंग, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें किसी को मसला हो
ऑल ओके, ये तो जो पहले पढ़ा हुआ है वही है। मैं एक लगाने लगा हूं कंट्रोल सेट टाइम आउट, ये बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब बिल्ट इन कंट्रोल है टाइपस्क्रिप्ट का, सही है। अच्छा, इसको दो चीजें चाहिए, एक इसको चाहिए फंक्शन, क्या चाहिए, फंक्शन, और फंक्शन मैं दे देता हूं डू समथिंग, और दूसरा इसको चाहिए क्या, टाइम। दो चीजें मैंने इसको दी। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है टाइपस्क्रिप्ट का, उसमें दो चीजें मैंने उसको दी हैं, एक चीज जो है वो फंक्शन है और दूसरी चीज जो है वो सेट टाइम आउट का टाइम है। अच्छा, ये करेगा क्या, ये एक काम करेगा, वो क्या है, सॉरी, कि डू समथिंग फंक्शन को 5 सेकंड के बाद चलाएगा। अगर हमने इसको मजीद इंक्रीज करना है तो इसके जीरोज इंक्रीज कर दो, 5 मिनट हो गया, ये मिली सेकेंड में है, यानी कि ये टाइम दे रहे हैं ना मिली सेकेंड में। तो ये ये चीज कैसे कर पा रहा है वो, मतलब वो इस फंक्शन को वेट करा, मतलब देखो लॉजिकली जब भी हम किसी भी फंक्शन का नाम लिखते हैं या कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वो फंक्शन चल जाता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने फंक्शन यहां पे लिखा है इसको मैंने वेट कराना है, इसको मैंने रोक के रखना है, इसको मैंने कॉल नहीं होने देना, इसको मैंने कॉल नहीं होने देना। कब तक, जब तक के 5 सेकंड, चलो 10 सेकंड कर लेते हैं, जब तक के 10 सेकंड गुजर ना जाए, सॉरी 1 मिनट हो गया ये, जब तक 1 मिनट ना गुजर जाए तब तक इस फंक्शन को मैं नहीं चलाने देना। तो इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि जब ये इस फंक्शन को वेट कराएगा, जब इस फंक्शन को ये 1 मिनट के बाद चलाएगा तो ये इस कंसोल को नहीं रोकेगा। क्यों बोला, क्योंकि ये सेट टाइम आउट हम कह रहे हैं कि जब तुम्हारा टाइम आउट हो जाए उस टाइम तुम इस फंक्शन को चला दो, सही है। अच्छा, नॉर्मली अब यहां पे मैंने हार्ड कोडेड टाइम दे दिया, हार्ड कोडेड टाइम मतलब 1 मिनट के बाद चलाओ, लेकिन जब हम एक्चुअल में कोई काम ऐसे कर रहे होंगे जिसमें डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे, जस्ट लाइक इंटरनेट से बात करना, जस्ट लाइक फाइल को लोड करना, वहां पे बस सब कुछ ऐसा ही होगा, सब सेट टाइम आउट की तरह वो फंक्शन नहीं चल रहा होगा। बस फर्क क्या होगा कि ये जो मिनट है ना ये डायनामिक हो जाएंगे, मतलब ये डिपेंड करेगा दूसरे फैक्टर्स के ऊपर और वो उस हिसाब से चलने लग जाएंगी चीजें। बात समझ आ गई आपको, कि जिस तरह मैप का फंक्शन हमसे फंक्शन लेता था ना, उसी तरह मैंने यहां पे फंक्शन दे दिया। अब अच्छा, ये फंक्शन मैं यहां पे लिख दूं या यहां पे एरो फंक्शन बना दूं तो क्या बात है, एक ही बात नहीं है। मतलब मैं सीधा एरो फंक्शन यहां पे राइट कर दूं या डू समथिंग को नाम दे दूं, ये हमने मैप में भी पढ़ा था, तो बात क्या है, सेम ही है ना। इसको तो फंक्शन चाहिए, फंक्शन एरो फंक्शन में दे दूं या ऊपर फंक्शन बना के दे दूं तो सिस्टम क्या है, एक ही है। लेकिन इससे ये हो रहा है कि कोड थोड़ा शॉर्ट हो जा रहा है, जो भी सेट टाइम आउट वाला कोड है वो एक ही जगह पे रहता है। अच्छा, सेट टाइम आउट की लॉजिक ये है कि ये जो इसका पहले पैरामीटर में हम इसको कॉल बैक फंक्शन देते हैं, जो इसको हम जिसको हमें थोड़ी देर में बाद में चलाना है ऐसा कोड देते हैं, और ये एसिंक्रोनस है सेट टाइम आउट, तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को 1 मिनट के बाद चला देगा। बात समझ आ रही है आपको। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो नीचे वाला कोड है ये अवेट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो मैंने सेट टाइम आउट के अंदर लिखा है ये 1 मिनट ले रहा है। अच्छा, ये 1 मिनट ले रहा है, ये मैंने हार्ड कोड कर दिया, लेकिन बाद में ये डायनामिक हो जाएगा, डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो अभी के लिए मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया, और जब मैंने हार्ड कोड किया तो ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है।
सही हो गया? इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? सही है। लेकिन ये जो टाइम ले रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ये इसके डिपेंडेंट हो। इसको हम चला के देते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, हम क्या करते हैं, टीएससी और फिर अच्छा क्या हुआ है, इसको मैं कट करता हूं और दोबारा इसको एक दफा ना इस कोड को कर देता हूं कमेंट। सही है? तो आप लोग देखिएगा क्या होता है। टीएससी, अच्छा दोनों कोड चले तो मेरा जो टर्मिनल है वो फ्री हो गया ना। अब मैं इसमें कोड लिख सकता हूं और मैं कोई भी कमांड लिख सकता हूं ना इसमें। देखो जैसे ही मैंने अपना फंक्शन चलाया तो उसने दोनों कंसोल को प्रिंट किया, उसके बाद मेरा टर्मिनल क्या कर दिया, आजाद। मतलब सारा कोड क्या हो गया, खत्म हो गया। सही है? अच्छा अब अगर मैं क्या करता हूं कि सॉरी इस सेट टाइम आउट को ऑन कर देता हूं। अब मेरे इस कोड में एक ऐसा कोड है जो कि 1 मिनट ले रहा है चलने में, जो कि क्या है 1 मिनट ले रहा है, और वो एसिंक्रोनस कोड है। अच्छा अच्छा, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सेट टाइम आउट सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कैसे है? क्योंकि इस ये एक फंक्शन है जिसकी लॉजिक मैंने नहीं लिखी, किसने लिखी है, टाइपस्क्रिप्ट ने। तो इसको एसिंक्रोनस भी किसने बनाया है, टाइपस्क्रिप्ट ने। जब हम अपने फंक्शन लिखेंगे जिनमें टाइम कंज्यूमिंग होगा तो उसको एसिंक्रोनस कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। तो अभी हम वो नहीं सीख रहे कि ये एसिंक्रोनस कैसे बन गया, अभी हम सीख रहे हैं कि ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस है तो एसिंक्रोनस में मैंने लॉजिक क्या बताई थी। अच्छा ये वाला अब कोड नहीं चल रहा ना। अच्छा ये एरो फंक्शन से मसला तो नहीं है, इसको मैं ऊपर वाला फंक्शन कर दूं, या ये भी समझ में आ रहा है, ऊपर वाला कर दूं। इसको मैंने खत्म कर दिया और यहां पे ऊपर वाला फंक्शन कर दिया। एक फंक्शन बनाया था, सेट टाइम आउट 2 पैरामीटर लेते हैं, पहले में फंक्शन का नाम और दूसरे में टाइम, कि जितना डिले करना है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि लाइन नंबर 1 चलेगी, लाइन नंबर 1 चलेगी या नहीं? सबसे पहले कौन चलाएगा, सिक्वेंशियल कोड चलेगा। तो सिक्वेंशियल कोड में लाइन नंबर 1 क्या है, सिक्वेंशियल कोड है, ये सिंक्रोनस कोड है, लाइन नंबर 1 चलेगी। लाइन नंबर 3 ये वाला कोड चलेगा या नहीं चलेगा? भाई फंक्शन है, इसके साथ तो कोई एसिंक्रोनस नहीं लगा, वो चल जाएगा, लेकिन चलेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कॉल नहीं होगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि ये कोई फंक्शन है, लेकिन ये रन नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम फंक्शन को उसके नाम से नहीं कॉल करते तो वो चलता नहीं है। ऐसे चलता है ना, तो हमने इसको क्या चलाया कहीं पे, तो इसका मतलब लाइन नंबर 3, 4, 5 का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई सबको? अच्छा अभी लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 वो क्या है, वो क्या है, एक एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस का मतलब क्या था, उसको निकाल के, यानी कि जो पेरेंट सिंक्रोनस कोड वाला इंसान है वो अपना काम सेट टाइम आउट वाला किसको दे रहा है, अपने असिस्टेंट को, कि तुम ये काम कर दो, क्योंकि ये काम टाइम ले रहा है, ये मेरी प्रोग्रेस को स्लो कर देगा। अच्छा अब जब उसने काम कर दिया, अब जो कंट्रोल है वो कहां पे आ जाएगा। अच्छा इसमें है क्या, डू समथिंग, और डू समथिंग फौरन नहीं चलेगा, कब चलेगा, 1 मिनट के बाद। सही है? इसको चलो अभी के लिए हम 10 सेकंड कर देते हैं ताकि ये जल्दी चल जाए। अच्छा ये 1 मिनट के बाद चलेगा, सही है, या सॉरी 10 सेकंड के बाद चलेगा। अब ये जो लाइन चल रही है, अब जो पेरेंट कंट्रोल था उसकी जॉब क्या थी, आफ्टर सिंक कोड, उसने इसके अभी वो कोड जो एसिंक्रोनस अपने उसने असिस्टेंट को दिया था वो नहीं चला, क्योंकि वो 10 सेकंड के बाद चलना है, लेकिन उसने अपनी जॉब जो उसके बाद आने वाला कोड है वो क्या कर दिया है, चला दिया। अब वो चला के अपनी ड्यूटी खत्म करके चला गया, अब पीछे ड्यूटी किसकी बाकी है, जो उसका असिस्टेंट था, अब वो अपना काम कर रहा है, कब तक,
जब तक भी टाइम उसको लग रहा है, हमारे केस में 10 सेकंड तक। लेकिन अगर मैं यहां से टाइम आउट के आगे लगा दूंगा अवेट, तो फिर क्या होगा? फिर जो उसका पेरेंट था जिसने उसको टास्क दिया चाइल्ड को, वो उसको टास्क देके बैठ गया फ्री में कि भाई जब वो अपना काम कर लेगा वो पेरेंट को बता देगा भाई काम हो गया है, अब वो अपना नीचे वाला कंसोल चलाएगा, क्योंकि ये वेट करने लग गया किसका? एसिंक्रोनस फंक्शन का। तो अभी हम वेट तो नहीं कर रहे, तो इसका अभी ये वेट नहीं कर रहे, तो फिर सीक्वेंस क्या होगी कंसोल की? सबसे पहले कौन सा कंसोल आएगा? प्रिंट बिफोर एसिंक कोड ये आएगा, सब कह रही यही आएगा। उसके बाद प्रिंट डू समथिंग ये आएगा, आफ्टर आ जाएगा। क्यों? ये तो पहले नहीं कॉल हो रहा है यहां पे, 10 सेकंड के बाद चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पेरेंट वाला चलेगा। अच्छा, ये वाला कोड चलाया पेरेंट प्रोसेस ने, ये वाला कोड भी किसने चलाया, और ये वाला कोड किसने चलाया? चाइल्ड प्रोसेस। सही है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूं यहां पे? टीएससी, क्योंकि मैंने उसको नहीं किया, और साथ में फिर बिफोर एसिंग, आफ्टर एसिंग, और प्रिंट डू समथिंग। समझ आ गई बात? कि वो दो काम पहले हो गए थे तो ये काम बाद में, जब वो काम खत्म हुआ तो कंट्रोल फ्री हो गया। अब जब तक सारे प्रोसेसेस अपना काम खत्म नहीं कर लेते, एग्जीक्यूशन चलती रहती है। जो प्रोसेस काम खत्म कर लेता है वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला जाता है, लेकिन वो दूसरा बंदा काम कर रहा है, इसलिए वो काम तो चालू है ना। बात समझ आ रही है? कि बिल्कुल एंड नहीं होगा, बिल्कुल लॉक नहीं लगेगा। लाइक सपोज एक रूम में 3-4 लोग काम कर रहे हैं, एक बंदे का काम खत्म हुआ वो चला गया, तो क्या वो बाहर से लॉक लगा दे? तो सारे अंदर बंद हो जाएंगे। तो आइडिया क्या है कि जो चला गया डेट शीट, अब उसके बाद अगला बंदा आएगा, वो काम कर रहा है वो, अब जब लास्ट वाला बंदा होगा वो काम करके फिर लॉक लगा देगा रूम को कि अब सारे काम हो गए, अब कोई भी बंदा काम करने के लिए यहां पे बाकी नहीं है। ऑल गुड। अच्छा, आगे चलें। तो अब इसका समझ आ गया कि एसिंक्रोनस कोड कैसे वर्क कर रहा है और सेट टाइम आउट क्या काम कर रहा है और किस तरह से चल रहा है। तो अगर आपने किसी कोड को किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद चलाना है तो उसको हम किस में लिख देंगे? सेट टाइम आउट के अंदर। ऑल गुड। किसी को इस बात की समझ ना आई हो? सबको समझ आ गई? सेट टाइम आउट को नहीं समझ नहीं आ रही, जोर से बोलो। हमने वही इतना लंबा डिस्कस किया था ना कि एसिंक्रोनस क्या करता है, उसने कोड को चलाना है एक सेपरेट चाइल्ड प्रोसेस में, ताकि वो जितना भी टाइम ले रहा है वो लेता रहे वो कोड। अब वेट क्या कर रहा है? वो वेट करने बैठ गया उस बंदे का जो काम कर रहा है। सही है। तो आइडिया क्या है कि देखो, लेट्स सपोज सीनियर ने साइन करने हैं, लेकिन उससे पहले जूनियर ने रिपोर्ट बनानी है। अब आज साइन पे, सॉरी, रिपोर्ट पे साइन होके उसको सेंड करना जरूरी है। इस टाइम क्या सीनियर घर में जा सकता है? नहीं, वो जूनियर का वेट करेगा कि रिपोर्ट बने ताकि मैं साइन करूं और फिर रिपोर्ट सेंड करूं। तो अब इस टाइम जो सीनियर है वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो आइडल है, लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा काम करना है जो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है किसका? जूनियर को रिपोर्ट बनाने का। तो वो जब रिपोर्ट बना लेगा तो वो आगे चल पड़ेगा उससे। तो वेट है, वेट करना कि कोई एसिंक्रोनस कोड चल रहा है, मैं उसका वेट करने लग जाऊं ताकि मैं अगला काम, यानी कि मैं चाहता हूं ना कि आफ्टर सिंक कोड तब चले ये वाला कंसोल जब सेट टाइम आउट जितना भी टाइम लेता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, वो अपना टाइम ले ले, मैं उसका वेट कर रहा हूं बैठ के।
हाँ जी, अच्छा अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा चलता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है कि कौन सा सिंटेक्स कहाँ पे यूज करना है। मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बात समझा रहा था कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी डिफरेंसेस हैं कि हमने कहाँ पे क्या काम करना है। सेट टाइम आउट के ऊपर हम नॉर्मली ये वेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोड ही हम एसिंक्रोनस चलाना चाहते हैं। तो वो कब लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी नीड नहीं है। मैंने सिर्फ एक कंसोल करना है, मैं उसका वेट क्यों करूं, इसमें कोई ऐसी नीड नहीं है। जब हमें ऐसी नीड्स आएंगी उसका हम कोई लैदर से सिंटैक्स सीखेंगे। सही है। और दूसरी रीजन ये भी है कि ये सेट टाइम आउट मैंने नहीं बनाया, ये सिंक्रोनस किसने बनाया है, टाइपस्क्रिप्ट ने। अब इस पे वेट लगाने का भी कंट्रोल टाइपस्क्रिप्ट के पास है। आप ऐसे समझ, इसको अगर वेट लगाना है तो मुझे इसके ऊपर मजीद इस पे कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं उस कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहता। कर सकते हैं लेकिन कम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं चाहता, वो हम पढ़ेंगे, अगली कम्प्लेक्सिटी फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा इसी का ही रिश्तेदार एक और फंक्शन है हमारे पास, सेट इंटरवल। इसी की फैमिली का ही एक और रिश्तेदार है, इनका आपस में कोई लगते होंगे, कोई कजन कुजन होंगे। तो उसका भी सेम ही जॉब है। वो क्या करता है, उसको भी देंगे डू समथिंग। अच्छा पहले पैरामीटर में, दूसरे पैरामीटर में उसको भी देंगे टाइम। हाँ जी, टाइपिंग बेस है। टाइमिंग। हाँ टाइम, यही तो बात कर रहे हैं शुरू से, यही मतलब ए सिक्रोनस सिक्रोनस में फर्क क्या है, टाइम ही है ना। टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम के, कि ये काम करना टाइम लगेगा, ये काम करना टाइम कर लगेगा। वो कप्स को अरेंज करने में टाइम लग रहा है, उसको 2 बंदे लगा दें जल्दी हो जाएगा। वो सारी बातें टाइम की हैं उसके पीछे। अगर टाइम इन्वॉल्व ना हो फिर तो सारा सिक्रोनस कोड ही लिखते जाएं जो पहले सीखा है। तो टाइम के पंगे की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। नहीं बात समझ आई आप लोगों को? भाई वो इतनी बहस की है, उसका मसला टाइम है। अगर टाइम मसला ना हो तो इशू नहीं है, फिर तो सिक्रोनस कोड चल जाएगा सारा। हाँ जी, थ्रेड्स की तरह, जैसे जावास्क्रिप्ट। मैंने थ्रेड ही बताया ना आपको। वो जो 2 पर्सन है वो 2 अलग थ्रेड बन गए। सही है। तो एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग इसको बोलते हैं। ये एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट हमें देता नहीं है कि इसको आप लैदर थ्रेड में चला लो। ये बैकग्राउंड में उसको खुद से मैनेज कर रहे हैं। यानी कि जैसे उसके अंदर जो है ना, पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम थ्रेडिंग खुद से कर सकते हैं। उसमें थ्रेडिंग का टॉपिक है और कंसेप्ट है, उसमें हम थ्रेड खुद बना सकते हैं। तो यहां पे हम थ्रेड बना नहीं रहे, इसने हमें ऐसा कोड दे दिया जो थ्रेड करता है और वो बैकग्राउंड में खुद मैनेज कर रहा है उसको। सही। अच्छा सेट इंटरवल, ये सेट टाइम आउट की ही तरह है। अगर आप देख रहे हो इसकी शक्ल सारी सेम है, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं आपस में। तो एक तरह की चीजें हैं, सब कुछ सिमिलर है, बस नाम फर्क है। सही है। तो ट्विन्स हैं ये, आपस में जुड़वान बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो होना चाहिए ना, अदरवाइज तो बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा। हैं? हाँ। अच्छा अभी फर्क समझ लेते हैं, फर्क क्या है। सेट इंटरवल क्या करता है, सेट टाइम आउट 1 सेकंड के बाद, यानी कि 10 सेकंड के बाद कोड को चला रहा था और सिर्फ एक दफा चला के खत्म हो जा रहा था। सेट इंटरवल क्या करता है कि इसको ये चलाता रहता है, ये खत्म कभी नहीं होता। ये इनफिनाइट फॉर लूप समझ लो इसको, ना खत्म होने वाली चीज, अनटिल, जब तक मैं इसको खत्म ना करूं खुद से, ये खत्म नहीं होगा। ये कोड को बार बार चलाए रखेगा। सही है। अच्छा अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, psc क्या समझ में आया? हाँ ये सेट टाइम आउट, जब टाइम आउट होगा जो उसके आगे लिखा है उसके बाद एक दफा फंक्शन चलाएगा। सेट इंटरवल उतने इंटरवल के बाद, यानी कि 10 सेकंड 1 मिनट, बार बार उसको चलाई जाएगा। कब तक चलाई जाएगा?
जब तक कि हम उसके इंटरवल को ख़त्म ना कर दें। सही है। अच्छा, ख़त्म करने के लिए भी तरीका है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जा रहा, लेकिन समझ आ रही है ना। तो ये भी प्रीटी मच एसिंक्रोनस कोड है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये उस एसिंक्रोनस कोड को बार बार लूप में चला रहा है। तो देखो यार, ये एक क्या है, ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर जब एक ब्लॉक बन जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं, दुनिया जहान का जो मर्जी कोड लिखो, फंक्शन बना दो, कंडीशनें लगाओ, अरे बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो करो। हाँ, नहीं वो कह रहे जा कंडीशन मतलब नहीं, अगर आपने ऐसा करना है तो एक और सेट टाइम इंटरवल रख लो उसके अंदर। देखो ना, अगर आपने कोई काम 20 सेकंड के बाद करना है, कोई 10 के बाद करना है, तो उसका एक और फंक्शन बना दो, जितने मर्जी सेट टाइम आउट सेट टाइम इंटरवल लगाते जाओ। हाँ जी, टाइमिंग पे। अच्छा, टाइम कैसे लिखें? अच्छा, ये मिली सेकेंड है, ये क्या है, मिली सेकेंड। जब ये 1000 होगा तो मतलब ये 1 सेकेंड है, ये जब ऐसे होगा तो मतलब ये 1 मिनट है। मिली सेकेंड आई थिंक उसका फार्मूला ढूंढ लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 है या डिवाइडेड बाय 1000 है? डिवाइडेड बाय 1000 है। 10 सेकंड हो गया। अब ये 10 सेकंड हो गए, क्योंकि 10,000 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वो 10 बचेगा ना पीछे, तो 10। अगर हमने 1 मिनट चलाना है तो एक और 0, 100 सेकंड हो गए, 1 मिनट 40 सेकंड। तो 1 मिनट और 40 सेकंड, क्योंकि वो 100 सेकंड बन रहे हैं ना उससे। इसी तरह अगर हमने 60,000 लिखेंगे तो फिर वो 1 मिनट चलेगा। हाँ, और अगर हमने इसको 5000 लिख दिया तो ये 5 सेकंड चलेगा। अगर हमने 20,000 लिख दिया तो 20 सेकंड चलेगा। सही है। अगर हमने 10 मिनट चलाना है तो फिर हमने क्या लिखना है, 60 लाख या कुछ इस तरह की फिगर लिखनी है, वो फिगर फाइंड कर लेंगे तो वो 10 मिनट चला देंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मली जब भी हम फंक्शन चलाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं ना, फिर फंक्शन चलता है, अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं चलता। अच्छा, इसमें एक मसला है, मसला आपको समझ आ जाएगा। लाइन नंबर 3 चली, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 10 चली, सेट टाइम इंटरवल। अब जब इसने देखा यार ये कोई सेट टाइम इंटरवल है, जो कोई टाइप का नेटिव फंक्शन है वो चल रहा है, अब इसके पैरामीटर इसने ढूंढने शुरू किए। 2 पैरामीटर थे। पहले पैरामीटर में उसने नोटिस किया कि आपने 1 सेकंड के बाद इसको चलाना है, और दूसरे पैरामीटर में इसने क्या किया, देखा कि कोई फंक्शन है। अब वो उसने देखा कि कोई फंक्शन है और साथ में कॉल भी हो रहा है। अब वो क्या करेगा, टाइप स्किप, कि जैसे लाइन नंबर 10 पे आएगा वो इसको कॉल कर देगा। किसको, डू समथिंग को कॉल कर देगा ना, क्योंकि देखो ये एक करेक्ट सिंटैक्स है टाइप स्किप के लिए। ये टाइप स्किप के लिए करेक्ट सिंटैक्स है कि जिसका मतलब है कि फंक्शन को कॉल करो। इवन आप इसको पैरामीटर में भी रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो फौरन कॉल कर देगा लाइन नंबर 10 पे। अब इस केस में डू समथिंग वाला प्रिंट पहले चलेगा, आफ्टर रेसिंग कोड बाद में चलेगा, क्योंकि वो फंक्शन फौरन कॉल हो गया। अच्छा, अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन को बाद में चलाना है, लेकिन किसने चलाना है, मैंने नहीं चलाना, टाइपस्क्रिप्ट के कोड सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल ने चलाना। बात समझ आ रही है, किसने चलाना है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ने चलाना। अच्छा, अब अगर मैं इसको खुद ही चला दूंगा तो वो तो मैं ऑटोमेटिक लाइन नंबर 10 पे चल जाएगा। इसके लिए टाइपस्क्रिप्ट क्या कहता है कि ब्रैकेट ना लगाओ। इसका मतलब क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट की नजर में ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, सिर्फ फंक्शन का नाम दिया है, फंक्शन को कॉल नहीं किया।
जब फंक्शन को कॉल नहीं किया, जब लाइन नंबर 10 पे आके कंपाइलेशन होगी, कंपाइल होगा कोड, तो उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे लाइन नंबर 10 पे ही इसको एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शन को। वो समझेगा इस फंक्शन को कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा? सेट टाइम आउट। कब करेगा? जब करता है उसकी मर्जी। उसने बस उस फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया इसको। लॉजिकल बात है ना। अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो मतलब क्या है कि फंक्शन फौरन कॉल हो जाए, क्योंकि टाइप का कोड किसी भी फंक्शन के पैरामीटर में आए या रूट लेवल पे आए या किसी भी जगह पे आए, उसने चलना है। वो चलेगा तो फौरन रन कर देगा उसको। तो इसलिए हम सेट इंटरवल सेट टाइम आउट में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा, रोकते कैसे हैं? तो यहाँ पे डू समथिंग की जहाँ एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, मैंने जैसे पहले बना के दिया था। चलो सेट टाइम आउट में हम एरो बना लेते हैं, सॉरी सेट इंटरवल में। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपको कोड मिलेगा वो एरो फंक्शन से ही मिलेगा। उसका सिंटैक्स आसान होता है और उसका मैंने एक फ़ायदा भी आपको बताया हुआ है, इसकी मेमोराइजेशन नहीं होती है। तो जब मेमोराइजेशन नहीं हो रही है तो वो बेनिफिशियल होता है परफॉर्मेंस के लिए।